नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान सब्जेक्ट से संबंधित। देखिए, जीव विज्ञान सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स वाला टॉपिक, तो उसमें कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं और आज का जो टॉपिक है वो है सहप्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस आप कह सकते हैं एक तरीके से जीन का इंटरएक्शन है, अर्थात मेंडल्स के जो नियम थे वो नियम यहाँ पर ठीक से लागू नहीं होते हैं, अर्थात अपवाद में आप कह सकते हैं मेंडल का ये अपवाद टाइप में है। क्योंकि मेंडल ने एक्चुअली में कोई नियम तो दिए नहीं थे, उन्होंने कुछ पास्टुलेट दिए थे, तो वो पास्टुलेट यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस या जीन इंटरएक्शन के अंतर्गत। तो आइए इसमें देखते हैं। पहले तो आप कहेंगे जब दो युग्म विकल्पी ना तो प्रभावी और ना ही अप्रभावी संबंध दर्शाते हैं, ना तो डोमिनेंट ना रिसेसिव, एवं ना ही कह सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं, अपितु दोनों ही युग्म विकल्पी F1 पीढ़ी में एक साथ एक ही समय पर प्रकट हो जाएं, तो इस अवस्था को सहप्रभाविता कहते हैं। यहाँ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ एक ही समय पर, इसीलिए शब्द आया है कोडोमिनेंस। तो को का मतलब जैसे को एजुकेशन, लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं को एजुकेशन, ऐसे कोडोमिनेंस अर्थात एक साथ एक समय पर ही लक्षणों का प्रकट हो जाना, ये चीज़ क्या कहलाता है? कोडोमिनेंस। अब हम लोग इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। देखिए, इसे हम उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझते हैं, क्योंकि आपने पहले डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता का नियम देखा है। इसमें क्या देखा था? प्रभावी युग्म विकल्पी F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, अर्थात अगर कोई पेरेंट मैंने क्या लिया, कैपिटल टॉल, और ये आपके पास है ड्वार्फ अर्थात स्मॉल टी हमने एक ले रखा पेरेंट, दूसरा ले रखा है कैपिटल टी। इनके जब गैमिट बनाते हैं तो स्मॉल टी से गैमिट स्मॉल टी बनेगा, क्योंकि यहाँ दो हैं एलील्स, एक जोड़ी एलील्स हैं, तो इसमें हाफ बनेगा, आधा एक, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमेशा युग्मों का निर्माण होता है। ये दो कैपिटल टी हैं, इससे एक बन जाएगा कैपिटल टी, ये भी अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने। अब ये दो गैमिट जो हैं, इनका जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमें प्राप्त होती है F1 पीढ़ी अर्थात फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो फर्स्ट फीलियल जो जनरेशन है, देखिए ये पौधा कैसा था? टॉल था, लंबा था, ये पौधा बौना था, और इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, लेकिन ये पौधा शो कैसा कर रहा? लंबेपन का गुण शो कर रहा है। इसका मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, इसलिए इसे हम प्रभाविता का नियम कहते थे, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता की बात करें हम, यानी प्रभावी युग्म विकल्पी अप्रभावी युग्म विकल्पी पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। इसमें देखें, इसमें हमने क्या किया है, एक कोई प्लांट है जिसका फ्लावर मैंने लाल कलर मान लिया, रेड कलर, अर्थात कैपिटल आर, यहाँ पर सफ़ेद कलर का है जिसको स्मॉल आर मान लिया। सिमिलर जैसे हमने वहाँ पर बनाया, सेम गैमिट इनके बनेंगे, स्मॉल आर से कैपिटल आर बन जाएगा। बोथ गैमिट्स आर फ्यूज जब कराएंगे तो देखिए यहाँ पर ना तो लाल कलर आया ना तो सफ़ेद आया, अर्थात कोई पेरेंटल कैरेक्टर उपस्थित नहीं है। यहाँ पर रंग पौधे के जो पुष्प है उसका कैसा आ गया? गुलाबी आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं F1 पीढ़ी में जो हमें प्लांट प्राप्त हुआ अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कलर गुलाबी आया, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविता है, ये अपूर्ण प्रभाविता है। आर जो है पूर्ण रूप से स्मॉल आर पर डोमिनेंट नहीं है, इसलिए हम इसको अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्योंकि हम कोडोमिनेंस में अभी देख चुके हैं, ना तो पूर्ण रूप से प्रभावी ना पूर्ण रूप से अप्रभावी, दोनों लक्षण एक समय और एक साथ ही प्रकट होते हैं। अब इनको हम अन्य उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं कि F1 पीढ़ी में दो ही युग्म विकल्पी एक साथ प्रकट हो जाते हैं। युग्म विकल्पी से आप समझ चुके हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात एक जोड़ी कोई एलील हो,
एक जोड़ी एलील को ही हम कहते हैं युग्म विकल्पी, एक साथ प्रकट हो जाते हैं। यहाँ युग्म विकल्पी के जोड़ों की दोनों जीन्स लक्षण प्रारूप के उत्पन्न होने से अपना समान योगदान देते हैं। अर्थात क्या हो गया, जो हमारा फिनोटाइप या जीनोटाइपिक जो लक्षण है उसको एक साथ प्रकट करते हैं। अर्थात कुछ जो है डोमिनेंट का और कुछ रिसेसिव दोनों का मिक्सचर रिजल्ट आता है, जैसे अभी आपने अपूर्ण प्रभाविता में देखा था। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, इनको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम कोडोमिनेंस का पहला उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें कहा गया कोट कलर इन कैटल्स। जो मवेशी होते हैं उनके स्किन का कलर, अर्थात ऊपर का जो कोटिंग है, कवरिंग है, उसके कलर में क्या चेंज आता है, इसके बारे में देखें। एक हमने पेरेंट लिया जो था रेड कलर वाला, दूसरा लिया वाइट कलर वाला। रेड कलर वाले के लिए हमने जीनोटाइप कैपिटल आर माना, व्हाइट के लिए हमने W एंड W माना जीनोटाइप। जैसे हम लोग पहले करते आए थे, ये क्या है, पैतृक हो गए, अर्थात P1 जनरेशन आप इसे कह सकते हैं। इसी प्रकार से गैमिट बना लिया। जब दोनों गैमिट को आपस में फ्यूज़ कराते हैं तो देखते हम इस रिजल्ट में ये हैं कि ना तो रेड कलर आया ना तो व्हाइट आया, रॉन कलर यहाँ पर आ गया। रॉन का मतलब यह होता है कि अलग अलग रंग के जो है चकत्ते पड़ जाना, धब्बे पड़ जाना। बहुत से आपने बकरियां या गाय ऐसी देखी होंगी जिनकी त्वचा पर देखिए चितकबरे टाइप के आप कह सकते हैं अलग अलग धब्बे पड़े होते हैं। लेकिन ये कैसे आ गए, इसी चीज़ को समझते हैं। तो हमने क्या किया, F1 पीढ़ी में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ इसका हम क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे, अर्थात क्या करा देंगे, स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण के बाद क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड पनेट ने जो कॉन्सेप्ट दिया था चकरबोर्ड मेथड, उसको हम बनाएंगे। ऊपर की साइड में हम सेम मेल गैमेट लिखते हैं, साइड में फीमेल को लिख लेते हैं। अब क्रॉस कराते हैं। देखिए, कैपिटल आर को कैपिटल आर से जब आपने क्रॉस किया तो ये बन गए कैपिटल आर, ऐसे कैपिटल और ये आर जो है आर और डब्ल्यू से जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर और डब्ल्यू ये प्राप्त हुआ आपके पास। सिमिलरली आर और डब्ल्यू से जब क्रॉस कराया तो आर और ए डब्ल्यू, ऐसे फिर से डब्ल्यू और डब्ल्यू प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं F2 पीढ़ी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक लक्षण तो पेरेंटल कैरेक्टर को शो कर रहा है और दूसरा देखें ये आपको W वाला ये भी पेरेंटल को शो कर रहा है, लेकिन बीच में जो दो बनकर आए जो F1 पीढ़ी का रिजल्ट था वो एकदम वैसे ही हो गए, अर्थात चितकबरे टाइप के मवेशी यहाँ उत्पन्न हुए। तो जो यहाँ पर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात देखें तो समान है, क्योंकि जीव की हमें मार्फोलॉजी बाहर से भी चितकबरे दिखाई पड़ रहे हैं, जीन में भी है। तो आप कह सकते हैं 1:2:1 देखिए यहाँ पर मिला। लक्षण और जीन प्रारूप का अनुपात क्या आया, अर्थात जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप का जो रिजल्ट है वो 1:2:1। एक तो ये पेरेंटल कैरेक्टर को शो कर रहा है, ये देखिए पेरेंटल को शो कर रहा है, दो जबकि क्या है F1 पीढ़ी से समानता रखते हैं। ये पहला उदाहरण था, ऐसे बहुत से जानवरों को आपने देखा होगा। आइए अगला उदाहरण दूसरा देखें उदाहरण। तो इसमें हमने चिकन का उदाहरण लिया है। इसमें देखिए एक मुर्गा जो हमने लिया है वो ब्लैक कलर का, दूसरा ले रखा है सफ़ेद कलर का अर्थात वाइट कलर का। इनके ये आपके पास क्या है, P1 पीढ़ी, अर्थात आप कह सकते हैं पेरेंटल पीढ़ी आपने लिया है। इनके फिर से गैमेट हम बनाएंगे तो कैपिटल B था, कैपिटल B इससे कैपिटल B ही बनेगा, ऐसे W से W बनेगा। इन दोनों गैमेटों को जब फिर से हम संकरण कराएंगे अर्थात क्रॉस कराएंगे तो B और W प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो ब्लैक था और यहाँ वाइट था, लेकिन यहाँ चेकर्ड प्राप्त हुआ और ये आपके पास क्या हुआ, इसकी फिर से हम सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग कराने के बाद सिमिलर हम उसी तरीके से चकरबोर्ड मेथड के द्वारा बनाएंगे। तो B को B से क्रॉस करेंगे तो ये देखिए आपको पेरेंटल प्राप्त हुआ, अर्थात इसका कलर कैसा आएगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। ऐसे फिर से B और W को क्रॉस कराएंगे। सिमिलरली B और W को फिर से क्रॉस कराइए आप, फिर W और W को क्रॉस कराइए। तो देखिए बात ये कर रहे थे कि इसका जब हमने क्रॉस करा करके देखा, B से B का क्रॉस किया तो ब्लैक आया अर्थात पेरेंटल। सिमिलरली B से W का क्रॉस किया
और ऐसे फिर से B से W क्रॉस किया तो ये दो जो हमें मुर्गे प्राप्त हुए कैसे चेकर्ड प्राप्त हुए, जबकि ये आपके पास व्हाइट अर्थात पेरेंटल प्राप्त हुआ। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप अनुपात क्या आया, 1:2:1 ही प्राप्त आपके पास हुआ, अर्थात फिनोटाइप और जीनोटाइप का रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर सेम बनकर आ गया। तो देखिए जो ये मुर्गे थे इनमें जो पंख थे उनके पंख के जो कलर था वो कैसा था, ब्लू कलर आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये अलग वैरायटी डेवलप हो गई। इस तरीके से आपने ये दूसरा उदाहरण देखा है। आइए अगला तीसरे उदाहरण पर बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं हम तीसरा उदाहरण। तो मानव में पाए जाने वाला जो AB रक्त समूह है, अर्थात ब्लड ग्रुप 4 टाइप के देखिए होते हैं। ये ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है और O ब्लड ग्रुप होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AB रक्त समूह की, अर्थात AB ब्लड ग्रुप जो होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं मानव रक्त समूहों को 3 युग्म विकल्पी नियंत्रित करते हैं। 3 जो युग्म विकल्पी जीन हैं ये क्या करते हैं, मानव का जो ब्लड है इसको नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें देखिए हमने एक IA, IB, IO या IB आप कह सकते हैं। तो ये IA और IB ये कैसे हैं, प्रभावी हैं, जबकि IO जो है ये अप्रभावी जीन है। तो अब देखिए रक्त समूहों में आपने देखा ए रक्त समूह का जो जीन प्रारूप है कैसा है, IA, IA या आप कह सकते हैं IA, IO आपके पास। इसी प्रकार से जो B रक्त समूह होगा उसमें जो बनेगा IB, IB या IB या IO भी आप कह सकते हैं। अब बात करें हम AB रक्त समूह की, तो AB रक्त समूह में देखिए एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी है। देखिए रक्त समूहों का नाम एंटीजन के आधार है पर रखा गया। जिसमें एंटीजन A पाया जाता है उसका नाम पड़ा रक्त समूह A, जिसमें एंटीजन B पाया गया उसका नाम पड़ा रक्त समूह का B रक्त समूह, जिसमें दोनों पाए गए A और B एंटीजन उसका नाम पड़ गया AB रक्त समूह, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता उसको हम बोलते हैं जीरो रक्त समूह, अर्थात O रक्त समूह आपके पास। तो हमें बात यहाँ पर करनी है AB के बारे में। तो देखिए AB रक्त समूह में हमारे पास क्या है, IA और IB ये युग्म विकल्पी यहाँ पर अगर देखें समान रूप से, अर्थात IA, IB जो है समान रूप से प्रकट होते हैं, अर्थात समान रूप से कह सकते हैं प्रभावी हैं। जितना इसका प्रभाव पड़ रहा है इस पर उतना ही इसका पड़ रहा है प्रभाव। जैसे आपने पिछले उदाहरण में भी देखा, इसकी वजह से जो है कोई भी कलर नहीं आ पा रहा था। सेम उसी टाइप से जितना A का पड़ा उतना ही B का पड़ा। तो आप कह सकते हैं समान रूप से प्रभावी है दोनों आपके पास। तो आप यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं कि रक्त समूह का निर्धारण एक जीन I से किया जाता है या I से होता। I का मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखिए I का मतलब आइसो, आइसो माने क्या, सेम। हीमोग्लूटिनोजन अर्थात आइसो माने सेम, हीमोग्लोबिन चूंकि हीमोग्लोबिन से इसका संबंध जुड़ा हुआ, ग्लूटिनोजन से शब्द लिया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पर रक्त समूह आपने 3 उदाहरण देखे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट उदाहरण है मानव का ब्लड ग्रुप, लेकिन सभी ब्लड ग्रुप नहीं, इस बात का ध्यान रहे। AB रक्त समूह केवल मानव का जो है वो सह प्रभाविता का उदाहरण है। थोड़ा सा देखिए आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। जो मनुष्यों में इस I जीन के 3 एलील्स पर, यानी जो ब्लड का समूह था उसको हम बात कर रहे हैं, 3 एलील्स पर जीनों के पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, बहु एलील्स भी कहते हैं या मल्टीपल एलिज्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो इसके 3 जीन पाए गए इसलिए इसे 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए मल्टीपल एलील का उदाहरण देते हैं। तो आशा और विश्वास है कि ये आपके पास सहप्रभाविता का जो नियम था या अपवाद था मेंडल का, ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।